क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 14 अगस्त का हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं। आप सबसे अपील है कि हर घर तिरंगा के जो हमारा एक मिशन चल रहा है, जो एक पहल है, एक कैंपेन है, उसके अंतर्गत आप सभी लोग तिरंगा जरूर जो है अपने घर पे जरूर लगाएं। ये एक बढ़िया पहल है राष्ट्रीयवाद के लिए भी और पेट्रियाटिज्म के लिए भी। ठीक, एक अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, और देखिए कई लोग के लिए तो ये नया होगा, फैशन भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो तिरंगा है ना, फ्रॉम डे वन जब से मैं बना रहा हूँ तब से रोज जो है ये तिरंगा रहता है। चाहे ये पीडीएफ में हो, हर पीडीएफ में है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, तो हर घर तिरंगा वाला जो है वो हमारे मेरे लिए तो मतलब रोज का है। हमें कोई ये नहीं, जरूरी नहीं है कि जब ये आंदोलन कोई कैंपेन चलाई है तब जरूरत है इसकी। फैशन वैशन वाली बात नहीं है, हर दिन मैंने किया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में 14 अगस्त का करंट अफेयर देख लेते हैं। 14 अगस्त को हम लोगों ने एक दिन का नाम दिया है। ठीक है, वो मैंने अभी पढ़ाया भी था आपको 2-3 दिन पहले, तो वो क्या है? ठीक, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और किस प्रकार से हमारे जो है पेड ग्रुप चल रहे हैं अभी, जैसा ईपीएफओ यूपीएससी के द्वारा जो ईपीएफओ कराया था उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट जो है फाइनल सिलेक्शन भी उनको मिल गया है। सारी जानकारी यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, उसमें मैंने दे रखे, उस वीडियो को देख कर आप जो है आगे हमसे जुड़ सकते हो। 9650347272 हमारा नंबर है। इस पर आप 2023 का यूपीएससी यूपीपीएससी का पेड ग्रुप, करंट अफेयर प्लस डाउट, सिर्फ डाउट डिस्कशन ऑफ मेन आंसर राइटिंग का भी ग्रुप आप हमारे साथ जुड़कर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और द स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ग्रामीण सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन। अब ये कोऑपरेटिव, इसमें क्या होता है, मेन चीज़ मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो जरूरी। एक तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो गृह मंत्रालय उसके भी मंत्री हैं। ठीक है, तो अब कोऑपरेटिव जो है इसका उल्लेख अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स 19 जो आर्टिकल है उसमें भी दे रखा है। ठीक, इसमें क्या होता है कि कई लोग आके मिलते हैं, आपस में कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का, और जिनके पास अकेले में हो सकता है कि जब मतलब कोई आवाज़ ना हो, कोई सुन ना रहा हो, साथ में आके काफ़ी बड़ी जो है उनकी एक आवाज़ हो जाती है। और वो लोग आपस में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, पूरा डेमोक्रेटिक, सबके राइट होते हैं, और जो है एक बेहतर तरीके से एक दूसरे की जो भी कमियां हैं उनको दूर करते हैं, और साथ ही साथ जो खूबियां हैं उनका उपयोग करके एक बड़ी जो है आवाज़ बनते हैं। तो ये कोऑपरेटिव का मेन आसान भाषा में मतलब है। ठीक, तो उसी प्रकार से आपने कई कोऑपरेटिव, जैसे उर्वरक के क्षेत्र में आप देखो तो इफ़को है। ठीक है ना, इफ़को क्या फर्टिलाइज़र का कोऑपरेटिव है। आपका अमूल और ये सब क्या है, डेयरी के कोऑपरेटिव्स हैं। तो उसी प्रकार से बैंकों के भी कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो बैंक के कोऑपरेटिव में क्या होगा, कई लोग ने अपने खाते वहाँ खुलवा भी रखे होंगे। तो उसमें क्या है कि सारे लोग जो है हम हैं और भी जो लोग हैं, सब लोगों ने मिलके पैसा अपना पूल किया। ठीक, और उसमें से किसी को मान लीजिए ज़रूरत पड़ी तो उसको हम पैसा देते हैं। ठीक, तो यही कोऑपरेटिव बैंक का काम होता है। अलग अलग जो है लेवल पे ये होते हैं, रूरल लेवल पे होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो अभी जो ये हुई है राष्ट्रीय सम्मेलन था ग्रामीण सहकारी बैंकों का, और न्यू दिल्ली में था ये। अमित शाह जी ने इसको एड्रेस किया, और इसमें जो है कौन कौन लोग, कई लोग को अवार्ड भी बांटे गए। ठीक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ये पैक्स जो है ना, इससे संबंधित यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इनकी रीच बहुत ज़्यादा है। ठीक, 95,000 जो है पैक्स है पूरे भारत में। यूनियन होम मिनिस्टर और कॉरपोरेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया कि भारत में 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिसमें से 1.78 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज़ आपका बनते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के प्रकार हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। क्या एक सिनेरियो है, क्या होता है कोऑपरेटिव, मतलब वो बेसिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था, मेन चीज़। अगला टॉपिक है नाटो। नाटो का आप लोग ने कई बार नाम इधर मैंने जो है आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ाया है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था, रशिया ने हमला कर दिया। उसके बाद जो है उधर आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नाटो को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो नाटो क्या है कि जो आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक, उसके अगर आप
पश्चिम में जाओगे तो कनाडा और यूएसए ये 2 मेंबर हैं, और अगर पूरब में जाओगे तो यूरोपियन देश जो हैं वो इसके मेंबर हैं। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये 1949 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था। एक तरीके का ये पॉलिटिकल और मिलिट्री वाला ब्लॉक है, जिसमें कि क्या होता है कि मान लीजिए इसमें कहा जाता है कि अगर ये सारी कंट्री एक साथ आ गए, किसी एक कंट्री के ऊपर भी किसी ने हमला किया ना, तो सारे मिलकर हमला कर देंगे उस कंट्री के ऊपर। ठीक, आपस में कोई वाद विवाद हो रहा है वो वाली बात नहीं, जैसे रशिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो। ठीक, तो इसमें ये वैसे होता है। और यूक्रेन जैसे बन जाता है मेंबर, समझिएगा एग्जाम्पल के साथ में, यूक्रेन नाटो को अगर मेंबर बन जाता तो उसमें क्या होता है कि यूक्रेन के ऊपर तब अगर रशिया अटैक करता तो ये एक तरीके की मॉरल और जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती कि सारे नाटो मेंबर्स रशिया के ऊपर अटैक करते। तो बेसिक इसी फाउंडेशन में बना हुआ है ये वाला। मतलब ये वही है कि 7 भाई हैं, तो एक भाई के ऊपर भी आपने अगर हमला किया तो सातों भाई आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, वो वाली चीज़ है। तो उसी प्रकार से नाटो का यहाँ पर जो है धीरे धीरे बढ़ता रहा है। तो अब यहाँ पे एक न्यूज़ ये आई थी कि इंडिया ने भी मिलिट्रीली, तो नहीं, ध्यान समझिएगा, मैंने बताया कि पॉलिटिकल और मिलिट्रीली जो है, मिलिट्री के 2 इसके जो है स्तंभ हैं जिस पे ये पार्टनरशिप ये सब लोग जो है जुड़ते हैं। तो इंडिया ने पहला पॉलिटिकल डायलॉग किया था 12 दिसंबर 2019 को नाटो के साथ। ठीक, तो ये अभी रिपोर्ट में आया है। हालांकि ना इंडिया जो है अटलांटिक ओशन के ना दाएं है ना बाएं है, ना पूरब में है ना पश्चिम है, लेकिन ये बातचीत हुई थी और दैट वाज टोटली पॉलिटिकल, नॉट मिलिट्रीली, कोई इसमें वो नहीं था। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक, नाटो में अगर आप अभी देखो तो जो है आपके कितने 30 कंट्रीज़ हो गए हैं, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हेडक्वार्टर एलाइड कमांड ऑपरेशन का मॉन्स में, जो कि जो है आपका बेल्जियम कंट्री में ही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीप, जैसे कॉन्टिनेंट है ना, एशियन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो ये कॉन्टिनेंट बने कैसे? जैसे शुरुआत में आप लोग बताया पेंजिया था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर धीरे धीरे टूटा, फिर वो एस्थनोस्फीयर पे जो है ये प्लेट जो बनी आपकी लिथोस्फीयर वाली प्लेट, वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करती गई, वैसा सारी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले, जो प्लेट बनने से पहले भी क्या चीज़ थी जिसने इसको उत्पत्ति इसका होने में मदद करी? तो ये कहा जा रहा है, एक न्यू कर्टिन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि अर्थ के कॉन्टिनेंट जो है बने थे एक जाइंट मेटेओराइट इम्पैक्ट की वजह से। ठीक, एक बहुत ही बड़ा विशाल उल्का पिंड जो है आके धरती से टकराया और उसकी वजह से जो है उत्पत्ति कॉन्टिनेंट की हुई। तो ये एक नई थ्योरी है जो यहाँ पर बताई गई है। नेचर एक मैगजीन है, 10 अगस्त को जो है इसमें ये लेख आया था कि जाइंट इम्पैक्ट एंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ तो बता दी कि उल्का पिंड टकराया तो उससे हुई, लेकिन हमने ये चीज़ पता कैसे करी? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ वी गॉट टू दिस पॉइंट, कि क्या हमने स्टडी करी, क्या स्टडी किस चीज़ पे करी कि हम इस पॉइंट पे आए कि हम ये बता पा रहे हैं कि भैया उल्का पिंड टकराया था। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पिलबरा क्रैटन। ये पिलबरा क्रैटन में ये कहा जाता है कि एंशियंट जो क्रस्ट है हमारी, जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे धरती के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाओगे आप तो सबसे इंटरनली कोर है, फिर मैंटल है, ठीक, वो वाला मेंटल नहीं, मैंटल है, और फिर सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट है। तो जो एंशियंट क्रस्ट था, ठीक, वो इस जगह पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबरा क्रैटन में प्रिजर्व्ड है। ठीक, प्रिजर्व मतलब होता है कि होता है अनटच्ड, रखा हुआ जैसा पहले उस समय था तब से अभी तक वैसा ही है। और वहाँ पर मिनरल जिरकॉन जो था रॉक्स में, उसको एग्जामिन किया गया था, उसमें जो टाइनी क्रिस्टल्स थे उसको एग्जामिन किया गया, जिसकी वजह से निष्कर्ष निकाला गया है कि हाँ, उल्का पिंड टकराया था बड़ा विशाल का, जिसकी वजह से जो है ये कॉन्टिनेंट बनने की, मतलब उसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक, और जो पहला बिलियन ईयर्स हैं प्लैनेट की हिस्ट्री में, उसकी ये बात हो रही है। मेरे ख्याल से अब आपको नॉन ज्योग्राफी के बैकग्राउंड के भी होंगे तब भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला टॉपिक है क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। फैटीग मतलब ये होता है कि हर समय ऐसा लगता है कि थके हुए हैं, बिल्कुल भी मतलब ऊर्जा नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा, कभी कुछ उठने मन नहीं करता है, पड़े रहने का मन करता है।
तो बेंगलुरु की एक महिला है, उसने एक पिटीशन दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में। उसने कहा है कि मेरी एक दोस्त है जिसको क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम है, ठीक, 2014 से। अब वो क्या कर रही है कि आपकी इच्छा मृत्यु को जो है अपना रही है, फिजिशियन के द्वारा असिस्टेड यूथनेशिया को अपना रही है यूरोप जाके। तो उसको रोका जाए ट्रैवल करने से और उसको जो है मतलब ये चीज़ ना करने दिया जाए, ऐसा जो है बेंगलुरु विमेन ने एक याचिका दायर करके कहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ये क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम होता क्या है, तो देखिए इसको मैल्जिक इंसेफेलोमाइलाइटिस, ठीक, बहुत आसान नाम है, बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएगा। तो इसमें जो है इसको या फिर ये बोल लो या फिर क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम बोल सकते हो। तो ये मतलब ऐसा ही है कि एक गंभीर और दुर्बल करने वाली बीमारी है, ठीक, जो हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमज़ोर करती आती है, नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करती आती है और हमारे अंदर जो ऊर्जा बनने का जो सिस्टम है वो ख़त्म होता जाता है बिल्कुल लगातार, ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं इसी की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लोग अपना जो है मतलब मानसिक रूप से वो परेशान हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन कब कब होता है ये बताया जाता है कि कब ये ट्रिगर हो सकता है। तो या तो जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है ना, तो इसमें आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल संक्रमण जिसे कहते हैं, हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, आनुवंशिक पूर्वाग्रह हो सकता है। तो इसकी वजह से भी जो है आपका ये ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है ज़्यादातर, लेकिन ये महिलाओं को होता है, ठीक। और 40 और से लेकर 60 साल के लोगों के बीच में ज़्यादा होता है और इसका अभी स्पेसिफिक क्योर कोई भी नहीं है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति, अब देखिए ये इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी टर्म्स है ना उससे संबंधित मैंने एक वीडियो दे रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे जो बटन है उसमें दे दूंगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, तो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें सारे आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे कि क्या क्या मतलब उनका होता है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझा रखा है, मस्ट वॉच वीडियो में है वो, ठीक। तो इंडिया का देखिए अगर आप ये जनवरी 2020 से देखो तो 7.59 जो है मुद्रास्फीति खुदरा वाली, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो काफ़ी तेज़ी से जो है उठी हुई है। 6 के ऊपर जब रहता है या फिर 2 के नीचे रहता है तो आरबीआई कुछ हस्तक्षेप करती है, कुछ पॉलिसी रेट जो होते हैं, नीतिगत जो कर होते हैं उनमें कुछ बदलाव करती है, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ताकि जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करके घटाकर बढ़ाकर इन्फ्लेशन को या तो घटाएं या बढ़ाएं, ठीक। तो अभी तो 6% ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन को हमें घटाना है, जिसकी वजह से मैंने वो वाला पूरे वीडियो में बताया भी था। और आरबीआई ने ये कहा है कि हमने एकोमोडेटिव जो मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति है जिसमें कि ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं और इन्फ्लेशन को थोड़ा बैक साइड रखते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल लेवल पे है 2 से लेकर 6% तक का जीडीपी के उसमें अगर परिप्रेक्ष्य में, तो लेकिन अभी 6 के ज़्यादा है। और अभी जो जुलाई के आंकड़े आए हैं वो 7% से नीचे आए हैं, तो कुछ रेस्पाइट है, 6.71% हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी देखिए जिगजैग करके यहाँ बताया हुआ है कि कब कब ज़्यादा कम हुआ है, ठीक। और इसके पीछे अभी मेन कारण ये है कि जो फूड प्राइसेस के जो मुद्रास्फीति थी वो नीचे आई है, वो मॉडरेट हुई है, इसकी वजह से जो है हमारा ओवरऑल भी मुद्रास्फीति कम हुई है, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली, ठीक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होती है, क्या क्या पास का, वो सारा वीडियो जो है इसमें सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर कर रखे हैं, वो देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है बासमती क्रॉप सर्वे। अब देखो एग्रीकल्चर की जो भी कमोडिटीज़ होती है ना उनको एक्सपोर्ट करने के लिए एक संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, इसका नाम है अपेडा। अपेडा जो है वो क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड, जो प्रसंस्करण फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टमाटर से आपने केचप बना ली, प्यूरी बना ली, ठीक। और एक्सपोर्ट उनका जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अथॉरिटी अपेडा बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत। उन्होंने ही अपेडा ने अभी बासमती क्रॉप सर्वे को स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि भाई देखेंगे कितने एरिया में बासमती उगाया जा रहा है, साथ ही साथ जो बासमती उगाया जा रहा है उसका स्वास्थ्य कैसा, उसका आंकलन किया जाएगा और क्या प्रोडक्टिविटी, क्या उत्पादन हो सकता है उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा 2022-23 के जो है ये इस सत्र में, खरीफ क्रॉप सीज़न में, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए जो है अपेडा ने अभी चालू किया है। देखिए बासमती राइस जो है ये आपका एक तो लंबा चावल होता है, लॉन्ग ग्रेन बोलते हैं इसको,
और साथ ही साथ सुगंधित होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक। और ये अपना जो इधर वाली बेल्ट है पूरी पंजाब वाली और इधर की, इधर काफ़ी जो है इसको ज़्यादा एरिया में इसको उगाया जाता है। और पाकिस्तान वाले भी इसको उगाते हैं, वहाँ पे बासमती की जगह वो कासमती बोलते हैं। और इसमें जो जोग्राफिकल इंडिकेशन वाला जो हमारा एक होता है ना गुड्स के लिए जो किया जाता है जीआई टैग, तो उस पर भी काफ़ी लड़ाई लड़ाई चलती रहती है। पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये असली है, जिस कासमती को बताते हैं। खैर, तो यहाँ पर जो है बासमती का यहाँ सर्वेक्षण हो रहा है, ठीक। और इंडिया जो है बासमती पिछले 3 सालों में अगर देखो तो 12 बिलियन यूएस डॉलर का जो है एक्सपोर्ट भारत ने बासमती किया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे लिए जो है विदेशी मुद्रा भी लाता है बासमती का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है। और ज़्यादातर हम निर्यात कौन सी जगहों पे करते हैं? जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यमन, यूएई, यूएसए भी है, फिर देखो यूके, कुवैत, कतर, ओमान, 80% तो यहीं पे जाता है। तो ध्यान रखिएगा बासमती क्यों जा रहा है वहाँ पे? बिरयानी लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक। ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ये बात है। अगला जो है टॉपिक वो है वर्ल्ड एलिफेंट डे, 12 अगस्त को होता है ये। और भारत में कितने जो है आपके हो गए हैं एलिफेंट रिजर्व? मैंने आप लोग पीछे पढ़ाया भी था, तब 30 मैंने बताया था, अब ये 31 हो गए हैं। ये एक्चुअली मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव भी हो जाए, लेकिन अगर जब तक स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अधिसूचित नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, तब तक उसको एलिफेंट रिजर्व नहीं मान सकते हो आप। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 31 का जो है हो गया है, अधिसूचित कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, 1 का अभी भी नहीं किया है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है, बस ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगा नहीं। 3 तरीके के जो है एलिफेंट्स होते हैं, अफ्रीकन सवाना जो बुश वाले जो वुडलैंड वाली जो जगह हैं, ठीक, और एशियन, ठीक। एशियन जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े साइज़ में होते हैं, और उनका जो कान का शेप होता है वो अफ्रीका के मैप जैसा होता है, ठीक। तो ये छोटी चीज़ें याद रखिएगा। शिवमोगा सुबन्ना, ये इनका निधन हो गया। ये कर्नाटका के प्लेबैक सिंगर थे काफ़ी, और मोदी जी ने शोक संदेश अभी जारी किया है। कर्नाटका के थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, अब देखो आयुष आपको पता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आपका जो नेचुरोपैथी, सोवा रिग्पा, ये सारे जो आते हैं आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। अब आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट ये है कि आयुष चाहता है अपने आप को, जो भी चीज़ें वो करता है उसका डिजिटलाइजेशन करना चाहता है। तो उसके लिए जो है ये मदद ले रहा है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। स्वाभाविक सी बात है। तो आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो ये डिजिटलाइजेशन का प्रोजेक्ट है। आयुष से संबंधित जो भी चीज़ें वो करता है, दवाइयाँ देना या फिर वेबसाइट या जो भी है, पूरा जो है डिजिटलाइजेशन कराने के लिए आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट है। इसमें मदद ले रहा है ये इंफॉर्मेशन, सूचना प्रौद्योगिकी वाले मंत्रालय की, ठीक। और इसके लिए जो है इन्होंने 3 साल का समय ले रखा है कि करना है पूरा। 2018 में जो है इसको चालू किया गया था। आईटी का पूरा बैकबोन बनाना है, ठीक। अब इसमें डिलीवरी जो भी चीज़ें होनी है आयुष के अंतर्गत, चाहे रिसर्च होनी हो, एजुकेशन होनी हो, हेल्थ प्रोग्राम हो, ड्रग रेगुलेशन हो, एवरीथिंग शुड बी डिजिटलाइज्ड। सो दैट इज द होल मोटिव बिहाइंड दिस आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका वर्ल्ड संस्कृत दिवस। अब देखो वर्ल्ड संस्कृत दिवस इस बार तो 12 अगस्त को था, लेकिन ये जो है हर साल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये श्रवण पूर्णिमा के दिन पे होता है। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, क्यों हर साल चेंज क्यों होता है? जो ये क्योंकि श्रवण पूर्णिमा पे है तो ये जो है मून की साइकिल पे हो गया, समझना। अब मून का जो साइकिल है वो 27 दिन का होता है, जो उसका जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमने का, और महीना जो है 30 दिन का होता है, तो उससे कम है। इसीलिए जो है श्रवण पूर्णिमा हर जो है अलग अलग दिन को पड़ती है, ठीक, अलग अलग डे को पड़ती है, दिनांक को। तो इसीलिए जो है जब भी श्रवण पूर्णिमा होती है तो उसी दिन हम लोग संस्कृत दिवस बनाते हैं। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक। 27 दिन वाला जो है इसका एक जो रिवॉल्व करने का टाइम होता है मून का अर्थ को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 12 अगस्त को इस बार पड़ी थी। और संस्कृत को जैसा कि बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ठीक, और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक। और भारत में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा मिला हुआ है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है भारत में?
तो ऐसे देख सकते हो, तमिलनाडु, ठीक, फिर मलयालम, फिर कर्नाटका, फिर आपका तेलुगु, ठीक है, फिर उसके बाद उड़ीसा, ऐसे याद रखिएगा, उड़ीसा, संस्कृत, ठीक है, ठीक है। और ये सभी, ये जो 6 लैंग्वेज हैं आपकी, सभी जो है भारतीय अनुसूची शेड्यूल जो है आपके 8वें में जो है आप वो भी हैं। 8वें अनुसूची में शेड्यूल में कितनी जो है भारत की लैंग्वेजेस कितनी है? 22, याद रखना। इसका एक छोटा सा एक ट्रिक है, अगर याद करें आप तो 21 + 71 = 92। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं जिसके जरिए जो है शेड्यूल 8 में और जो है लैंग्वेजेस जोड़ी गई। तो पहली बार 21वें संशोधन में जोड़ी गई, फिर 71वें में, फिर 92वें में। तो एक छोटा सा ट्रिक है, तो मैंने आपको बस याद रहना चाहिए इसके लिए बता दिया। ठीक, मार्केटिंग वाले के लिए जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, आई बटन दबा के आप कैसे पेड ग्रुप चलता है सारी चीज़ देख सकते हैं। 5,000 रुपये का इनिशियल पेमेंट दे के, इंस्टॉलमेंट दे के आप 2023 का ये 15 महीने का पूरा प्रीलिम्स कम मेंस का जो है ग्रुप है, इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसका क्या स्ट्रेटजी है, अगर मान लीजिए आप ज्वाइन नहीं भी कर पाते हो तब भी आप जो है उसमें स्ट्रेटजी देख के उस स्ट्रेटजी को अपनाओ, पक्का जो है सफलता मिलेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो बढ़िया बात है। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग, डेली मेंस आंसर राइटिंग हम कराते हैं आपको, आपका करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन भी है। कई लोग जो है कई जगह कोचिंग में जाते हैं, बड़ी बड़ी जो चकाचौंध करने वाली जो कोचिंग्स हैं, और वहाँ जाके जो है उनको कोई पूछता नहीं है, तो उनका कोई डाउट और नहीं सॉल्व हो पाता है, तो आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। कोई भी आपको जानकारी फिर भी चाहिए तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हो। और आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें एक लॉन्ग जर्नी है। ठीक, सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर कर रहे हो तो एक लॉन्ग जर्नी है, ऐसे चलती है ये जर्नी। ठीक, कई बार ऐसा लगता है, हर टॉपर को ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो लड़ते रहे, इसीलिए बढ़ते रहे। तो उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है, उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है, जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है, प्रिंसिपल्स की, वह कहीं भी हारता नहीं है। ध्यान, बहुत मतलब बड़ी चीज़ बोली गई है। अगर मेरे सिद्धांत ये है कि पैसा मुझे नहीं कमाना है, मुझे जो है रेस्पेक्ट कमाने, लोगों की सिलेक्शन कराने हैं, तो मैं उसके लिए काम करता रहूँगा। जैसे लोगों ने कहा अरे यार इनके पास तो आते नहीं, लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं अभी। ठीक, जैसे आपका जो 2023 वाला उसमें 10 लोग आए, अरे 15 महीने का, धीरे धीरे आएंगे। ठीक, लेकिन 10 के आए तो 10 के 10 का मुझे सिलेक्शन कराना है, इस उम्मीद से मैं काम करता हूँ। ठीक, उसके लिए पूरी मेहनत करता हूँ। EPFO के लिए जो है, वैसे तो मैंने कई बच्चों को पूरा पढ़ाया था। इंटरव्यू के जो मॉक इंटरव्यू था उसमें 4 लोग आए। ठीक, उसमें से 2 लोग का फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मेन चीज़ है कि हम काम कर रहे हैं, हम काम पे फोकस है, पैसे पे नहीं। मेरे प्रिंसिपल्स रिस्पेक्ट पे हैं, सिलेक्शन पे है, पैसे पे नहीं है। पैसा वैसा तो जितना है उतना मिलना है, जितना वो मिल जाएगा। ठीक, उसी के पीछे पड़े रहें, क्वालिटी डिग्रेड करते रहें, वो अपना काम नहीं है। आज से जब ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ेंगे तो टीम भी बढ़ेगी, और टीम बढ़ेगी तो क्वालिटी भी बढ़ेगी। ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि टीम बढ़ने से मतलब ज़्यादा बच्चे आने से क्वालिटी घट जाएगी, क्वालिटी नहीं घटेगी, उसकी आप चिंता मत करिए, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स अपने क्लियर रखिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने UPSC की तैयारी चालू करी, आपने UPPC की तैयारी चालू करी, तो आपने जब ये सोचा था तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने तैयारी क्यों करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद बस आपको राइट गाइडेंस चाहिए, उसको क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें मिस्टेक से सुधारना है, उस पर ध्यान देते जाइए। फिर आप ये मत सोचिए कि बार बार कि जो है नहीं होगा, नहीं। आपने जब ले लिया डिसीजन, क्यों, आप कभी मान लो हार आपको लगे भी कि यार नहीं मन लग रहा है, नहीं हो पाएगा लग रहा, तो आप उस बात को ध्यान रखो कि क्यों आपने स्टार्ट किया था। ठीक, तो बीच में नहीं, रोज़, और मैं कहता हूँ कि रोज़ आप तैयारी करो। ठीक, जैसे ये ग्रुप है 2023 वाला, तो 15 महीने का है, तो उसमें आपके पास टाइम है, सोचने का भी टाइम है, आप कंसिस्टेंट रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रिंसिपल से, कुछ ऐसे प्रिंसिपल है कि भाई साहब पढ़ना है, रोज़ जो है स्टडी प्लान जो सर दे रहे हैं वो करना है, तो उसको स्टिक करो रोज़। जैसे मेरा ये है कि मुझे 2 वीडियो आपको देने ही देने, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक, और ये मैं लगातार करता हूँ, निरंतर। तो ये मेरा प्रिंसिपल है। करंट अफेयर और MCQ का आना ही आना है वीडियो, चाहे जो हो जाए। इसके अलावा जो भी है, अब आपको पता है कितने सारी चीज़ें हैं मैं खुद ही करता हूँ, अभी कोई इसमें जो है छुपाने वाली बात नहीं है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। और जितना मैं काम करता हूँ, जितना मैं पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें करके, उतना जो स्टूडेंट हैं वो मेरे बराबर अगर कर लें तो मैं पक्का बता रहा हूँ उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा।
क्योंकि मैं उनको तैयार कराता हूँ, ठीक। मैं ही अगर स्पून फीडिंग कर दूँ, हर जगह टीम बैठाऊँ 25 लोगों की, और उनसे कहूँ भैया छापो हर जगह से, और छाप के बच्चों के ऊपर डालते रहो, तो आपको जो बच्चे हैं उनको ये लग तो सकता है कि हाँ मुझे मटेरियल मिल गया, लेकिन वो मटेरियल से क्या होगा? अगर यही मटेरियल से ही सिलेक्शन हो जाता तो सरकार इतने स्कूल खोलती नहीं, वो खाली एनसीईआरटी की एक प्रिंटिंग प्रेस लगाती है और पूरे इंडिया में जो बुक्स बांट देती, क्योंकि एनसीईआरटी से तो बेहतर कोई सारा मटेरियल तो उन्हीं से ही बन रहा है ना। तो बात वो नहीं, बात यह है कि गाइडेंस, जो पढ़ाने वाला उसका क्या चीज़ है, उसने खुद भी कभी पढ़ा है? अब मान लीजिए कोई एक टीम बना के बैठा हुआ है, जिनके जिनके एक भी बच्चे ने कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं, एग्ज़ाम नहीं दिया क्लियर, तो क्या ही करेंगे वो? तो बताओ क्या कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन उनके पास क्या है कि मार्केटिंग बहुत तगड़ी है। मार्केटिंग में लोग चकाचौंध में जो है अंधे हो जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता। लेकिन जब आप वहाँ से थोड़ा सा अपने होश में आओ, तो समझो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर, अगर उस पैमानों पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। एक राइट गाइडेंस चाहिए, मटेरियल नहीं चाहिए। मटेरियल तो कम से कम रखो जो आप 4-5 बार रिवाइज कर पाओ। अगर नहीं कर पा रहे हो ना, इतना मटेरियल आपको मिल गया जो आप 5 साल में नहीं पढ़ सकते, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेवकूफ़ बना रहा जो ये ऐसा काम कर रहा है, उससे आप रिफ़ंड मांग लेना तुरंत, ठीक। रिफ़ंड मांग लेना, नहीं तो उसको जो है आप बताओ ज़रूर कि भैया ये गलत कर रहे हो, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।